नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर रेस्टलाइट होम्योपैथी के तहत सॉल्ड केसेस की श्रृंखला लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज का केस है 45 वर्षीय एक पुरुष रोगी का। रोगी अंदर आते ही, हमारे क्लिनिक के अंदर आते ही काफ़ी दुखद अवस्था में बोला, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है। मैंने देखा उसके चेहरे पर काफ़ी दुख की अवस्था थी, काफ़ी परेशानी और दुख उसके चेहरे से झलक रही थी। मैंने बोला क्या हो गया है? बोला डॉक्टर साहब मत पूछिए, मुझे मस्से की तकलीफ़ बार बार हो जा रही है और अभी जो हो गई है वो काफ़ी पीड़ाजनक है। इसके पहले मैंने कई बार उसके ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी दर्द काफ़ी असहनीय है। अभी मैं सुबह लेटिन गया हूँ, फिर भी अभी तक दर्द बना हुआ है। मैंने देखा रोगी इधर उधर छटपटा रहा था, कभी इस साइड बैठ रहा था, कभी उस साइड बैठ रहा था। रोगी ने कहा डॉक्टर साहब आज तो मैं निश्चित करके आया हूँ, या तो ठीक करवा के ही जाऊँगा या मरने की दवा लेकर के ही जाऊँगा। मैं इस दर्द से बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ, कुछ कहने जैसा नहीं है। दवा भी ले रहा हूँ, फायदा भी नहीं हो रहा है। दवा लेने का मतलब तो ठीक होना होता है, लेकिन दवा भी करवाया, ऑपरेशन भी करवाया, फिर भी ये बीमारी जा नहीं रही है। क्या आपके पास कोई मरने की दवा है तो प्लीज़ दे दीजिए, इस दर्द से तो कहीं मर जाना अच्छा है। मैंने पूछा अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो क्या कहूँ सर, एक तो काम नहीं हो पा रहा है और दूसरी ये बीमारी। मैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट गया हूँ और दूसरे लोगों का देखता हूँ जिन लोगों ने ऑपरेशन करवा लिया है और आज झेल रहे हैं, उनको देख करके तो और ज़्यादा चिंता होती है। मैं बोला कैसी चिंता होती है, क्या परेशानी होती है? बोला डॉक्टर साहब पहले तो पेट की तकलीफ थी, अब ये दूसरी तकलीफ आ गई है, अब पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। और इसी चिंता में मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, कोई डॉक्टर को छोड़ा नहीं हूँ, जो जहाँ कहता है वहाँ जाता हूँ, लेकिन इसका कोई निदान नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सुना था आपके बारे में, मैं सोचा कि चलो आपके पास भी देख लेता हूँ। मैं तो देखा हूँ कि लैट्रिन की जगह का मस्सा किसी का ठीक नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि उनको मस्सा भगंदर बन गया, कैंसर हो गया और बाद में वो लोग मर जाते हैं। यही सोच सोच करके तो मुझे और ज़्यादा चिंता होती है और मुझे डर भी हो गया है कि भी पता नहीं आगे क्या होगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं भी, या फिर हमारी मौत भी आ जाएगी। और ऐसा कहते कहते रोगी रोने लगा, काफी अत्यंत दुखद अवस्था में रोने लगा। मैंने थोड़ी सी ढाढ़स बंधाई, अरे भाई क्यों चिंता करते हो, ये तो मस्सा ही की है ना, ये कौन सी बड़ी तकलीफ है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी दवा देता हूँ, थोड़ा देर बैठकर बता के जाओ। थोड़ी सी चेहरे पर उसके खुशी आई, लेकिन अभी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं बोला चिंता बिल्कुल नहीं करो, अभी दवा लो और अभी ठीक होगा। रोगी बताया कि दवा तो ले ही रहा हूं सर, पर ये ठीक कहाँ हो रहा है, कहीं दवा बाकी छोड़ा हूं क्या आजकल, आज तक? अब तो बस यही इच्छा होती है डॉक्टर साहब मर जाऊं। इसीलिए तो मैं आते ही आपको बोल दिया कि डॉक्टर साहब या तो ठीक कीजिए या तो मरने की दवा दे दीजिए। मुझे इस तरह से जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में भी मेरा स्वभाव बिल्कुल बेकार हो गया है। घर पर तो बात बात में चिढ़ जाता हूँ, घर के लोगों को भी घर के लोग नहीं समझता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। इतना ज़्यादा गुस्सा हावी हो गया है और बाद में चिंता भी होती है कि अरे मैंने उनको क्या बोल दिया। और डॉक्टर साहब ऐसा मुझे बचपन से स्वभाव नहीं था, मैं तो हमेशा जिंदा दिल आदमी रहा हूँ।
मुझे चिंता में जीने की आदत ही नहीं थी, लेकिन क्या करूं, अब तो डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बोला कि दर्द के समय में आपके स्वभाव में और क्या परिवर्तन होता है? रोगी ने बताया कि लिटरली डॉक्टर साहब मैं अपना संतुलन खो देता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, बात बात में चिढ़ता हूँ और सब पर आक्रामक हो जाता हूँ। फिर तो मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, भले घर के ही लोग क्यों ना हो या दुकान में दूसरे ग्राहक भी क्यों ना हो। मैं बोला कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम है कि जब तकलीफ होती है तो मैं घर में सबको बता देता हूँ और बता भी देना चाहिए, लेकिन घर के लोग पूछते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे तुमको नहीं दिख रहा है कि मुझे क्या हो रहा है? बहुत गुस्सा चढ़ जाती है कोई मेरे बारे में पूछता है तो। मन तो करता है कि आग लगा दूं सब में, फिर तो मैं मार पीट तोड़ फोड़ भी कर देता हूं और बाद में अफसोस भी होता है, चिंता भी होती है कि मेरे बोलने से सबको कितनी तकलीफ हुई होगी। और डॉक्टर साहब आप भी अब ज़्यादा मेरे से मत पूछिए, मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है, फटाफट दे दीजिए और मैं जाऊं। और आप बोल रहे हैं कि अभी ठीक हो जाएगा तो अभी ठीक होने की दवा दीजिए। मैं बोला कि ठीक है मैं देता हूं। फिर मैंने उनको एलएम पोटेंसी में एक दवा दिया और दवा का सिलेक्शन इतना अच्छा रहा कि दवा दिए जाने के बाद से उनके दर्द में राहत होना तत्काल शुरू हो गया। काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कुछ दिनों तक दवा चालू रखा, उनकी मसा ठीक हो गई और जो बार बार होने वाली टेंडेंसी थी, अभी 3 साल तक से तो मैंने देखा नहीं उनको। वैसे ही वे अक्सर नहीं आते हैं, जब तकलीफ होती थी तो ही आते थे, लेकिन अभी 3 सालों से बिल्कुल नहीं आए हैं। यहाँ आपको इस पेशेंट की दवा बतानी है ना आसान केस? अगर आप रोगी के मानसिक अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो दवा का सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये दवा सिलेक्शन की हमारी नई तकनीक क्या है। दवा सिलेक्शन की हमारी तकनीक ये नई रेशनलाइज्ड होम्योपैथी की है, जिसको हमने नारा दिया है सिंप्लीफाइड होम्योपैथी। इन प्रैक्टिसिंग साइंटिफिक होम्योपैथी इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे। एनालाइज करते हैं इस केस को। सबसे पहले इसके चेहरे पर एंग्विश देखा मैंने। एंग्विश क्या है? अत्यंत दुख, पीड़ा, अत्यंत दुखद पीड़ा के साथ रोगी बेचैन था। एंग्विश, रेस्टलेसनेस विथ, और बार बार बोल रहा था डॉक्टर साहब मरने की दवा दे दो। किल्ड डिजायर टू बी, किल नहीं किल्ड, वो चाहता है कि कोई उसे मार दे, मरने की कोई दवा दे दे। वो दर्द से इतनी दुखी हो गया था कि वो चाहता था डेथ डिजायर्स, एंग्विश फ्रॉम। और तकलीफ में, चिंता में इधर उधर भाग रहा था, कभी इधर डॉक्टर के पास, इस उधर डॉक्टर के पास। और जिन लोगों को उसने देखा था कि लैट्रिन की जगह के तकलीफ कैंसर हो जाते हैं, तो उसके दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी। कैसी थी? एक ब्लैक इमेज, एक निगेटिव इमेज। डिल्यूजन इमेजेज सीज ब्लैक, डिल्यूजन इमेजेज फैंटम सीज ब्लैक। उसके पास जो इमेज आ रही थी, चेहरा आ रही थी, ब्लैक की आ रही थी। ऐसे लोग जो बेचारे कैंसर में मर गए या ऐसी तकलीफ जिन्हें भगंदर हो गया, तो उसको इमेज देख रहा था जो कि उसके लिए ब्लैक था, निगेटिव था। और उसको लेकर के वो बहुत चिंतित था, एंजाइटी विथ फियर। उसे भी लगता था कि शायद इस बीमारी से उसकी भी मौत हो जाएगी, या वो लेकर के बहुत परेशान था। जब हमने पूछा क्या बात है, क्या चिंता है, वीपिंग एंजाइटी डॉक्टर, वो रोने लगा। एंजाइटी विथ सुसाइडल डिस्पोजिशन, उसे बार बार मरने की इच्छा होती थी। और दर्द के समय में वो काफ़ी डीरेल हो जाता था। डिलीरियम्स विथ पेन्स, या माइंड में पेन ड्यूरिंग। एक और रूब्रिक है रेज अल्टरनेटिंग विथ एंजाइटी। रेज क्या है? अत्यधिक तेज की गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आती थी और उससे बाद में चिंता भी होता था। रेज अल्टरनेटिंग विथ एंजाइटी। श्रिंकिंग विद द पेन, इरिटेबिलिटी, डिलीरियम फायर्स। रेज डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज रिलेटिव्स, और कोई पूछ देता था तो उसकी गुस्सा बहुत तेज हो जाती है। रेज रिन्यूड बाई टच,
कोई छूता था, छूला मतलब पूछ देता था कि यार भाई क्या तकलीफ होती है, तो उसे टच कर जाता था, उसे छू जाती थी उस बात को लेकर के, और चाहता था कि गुस्से में सबको आग लगा दूं। फायर वांट्स टू टेक थिंग्स और हाउस ऑन फायर, गुस्से में सामान तोड़ फोड़ करना। इस तरह से मैंने उसे बेलाडोना दिया था। इन सारे रुब्रिक्स को के एनालिसिस रिपोर्टाइजेशन करने के बाद जो दवा आई थी वो थी बेलाडोना। और बेलाडोना दिए जाने के बाद उसके बार बार होने वाली मस्से भी ठीक हो गए, दर्द में तो जल्दी राहत हो गया ही। इस तरह से हम हर एक मेडिसिन की अलग अलग अवस्थाओं को काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हुए मैंने व्यवहारिक होम्योपैथी पुस्तक का रचना किया है। इसमें हमारे व्यवहार में आने वाले हर एक होम्योपैथिक सिद्धांत की काफ़ी विस्तार से चर्चा किया है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक्स तो बनता ही है। धन्यवाद।